नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के ऊपर संघ की ओर से हो रही बयानबाजियों को लेकर है। 4 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बिना किसी का नाम लिए कहा था कि निर्बंध होकर काम करें। काम मैंने किया, ऐसा अहंकार मत पाले। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर की परिस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए थे और पूछा था कि मणिपुर का ख्याल कौन करेगा। अब 3 दिन के बाद संघ से जुड़े राष्ट्र मुस्लिम मंच के इंद्रेश कुमार ने खुलेआम कहा है कि अहंकार का न्याय प्रभुराम ने कर दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा, जो खुद को राम भक्त मानते थे उन्हें 241 पर रोक दिया और जो राम के विरोधी थे उन्हें 234 पर रोक दिया है। ये प्रभुराम का न्याय है। हालांकि संघ सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि न तो इंद्रेश कुमार का बयान संघ का आधिकारिक बयान है और न ही मोहन भागवत का बयान बीजेपी के लिए था। उधर संघ के नेताओं की ओर से एक के बाद एक आ रहे इन बयानबाजियों पर बीजेपी तो खामोशी ओढ़े हुए है और विपक्षी दल तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच एक और खबर सियासी चर्चा की सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें गोरखपुर दौरे पर गए संघ प्रमुख मोहन भागवत की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होनी है। गोरखपुर में सीएम योगी संघ प्रमुख की ये मुलाकात शनिवार को होने वाली है। इस मुलाकात को लेकर भी तमाम अनुमानों की पतंगबाजी चल रही है, जबकि संघ की ओर से बताया गया है कि संघ शिक्षा वर्ग की बैठक के सिलसिले में गोरखपुर पहुंचे मोहन भागवत 5 दिन गोरखपुर में रहने वाले हैं और चूंकि सीएम योगी का गृह क्षेत्र भी है, इसीलिए ये मुलाकात होने वाली है। हालांकि माना जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद इस मुलाकात में यूपी में हुई हार से लेकर उत्तर प्रदेश में संघ के विस्तार तक के मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की स्थापना से आज तक के 40 सालों में जो बयानबाजियां अभी तक नहीं हुई, वो इस बार क्यों और कैसे हो रही हैं? क्या बीजेपी और संघ के बीच कुछ मुद्दों पर मतैक्य नहीं हो पा रहा, या फिर इन बयानबाजियों के पीछे चुनावी हार की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा चल रही है? ऐसे तमाम मुद्दों पर आज के सवालों में दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव खत्म हुए तो देश में एक चर्चा सरकार बनने की थी और अब दूसरी चर्चा एक दौरे की है, जिसे लेकर बेसब्री है कि सियासत की हांडी में क्या पक रहा है। यूं तो संघ प्रमुख और यूपी के सीएम के बीच मुलाकात के विशेष मायने नहीं निकलते, लेकिन जब चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूक गई हो, जब यूपी में बीजेपी करारी मात खा चुकी हो, जब हार के पीछे दरार की ताका झाकी शुरू हो गई हो, जब सत्ता के अहंकार पर शिकवा शिकायतें हो चुकी हों, जब प्रभुराम के न्याय की मिसालें दी जा रही हों, तब अगर गोरखपुर में संघ प्रमुख और सीएम योगी की मुलाकात की खबर आती है तो विपक्षी सियासत के कान खड़े और बाँछें खिल उठती हैं, क्योंकि 9 जून को देश में सरकार बन गई। 3 महीने की मैराथन चुनावी रेस के बाद सियासत ने सांसें भी नहीं थामी थी कि कलेश के आसार बनने लगे। शुरुआत हुई नागपुर से। संघ के कार्यक्रम में 4 दिन पहले ही संघ प्रमुख बोले, चुनाव नतीजों की चर्चा में संघ नहीं पड़ता। हर चुनाव में संघ जो करता है इस बार भी किया। मर्यादा के साथ सेवा करना ही वास्तविक सेवा। मर्यादा के साथ कर्म करने वालों में अहंकार नहीं। चुनाव में दुष्प्रचार हुआ, असत्य बातें परोसी गई, तकनीकी दुरुपयोग से दुष्प्रचार में संघ को घसीटा। इस बार चुनाव में मर्यादा का पालन नहीं हुआ। 10 साल में देश आगे बढ़ा, चुनौती खत्म नहीं हुई। मणिपुर में प्राथमिकता से ध्यान देना आवश्यक कर्तव्य। निर्बंध काम करें, काम मैंने किया, ऐसा अहंकार न पालें। संघ प्रमुख ने अपने लंबे भाषण में 10 बातें बोली। देश ने न जाने कितनी सुनी, सियासत ने उनमें से 2 चुनी। मणिपुर पर नसीहत और अहंकार पर उपदेश। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो ये जो रोज का व्यायाम है शरीर मन बुद्धि का, ऐसे काम में हम रहे, उन कामों से अपने आप को बांध ले, कर्तव्य समझकर करे, लेकिन बांधकर भी निर्बंधा रहे।
काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्ची सेवा की आज आवश्यकता है और विश्व को भी आवश्यकता है। चुनाव के बाद संघ प्रमुख के मुंह से निकली इन बातों पर विरोधी दलों के सियासी हमले शुरू हुए ही थे कि सत्ता की परीक्षा में थोड़ा पीछे रह गई बीजेपी से रही सही कसर संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार ने पूरी कर दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार का कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। संघ प्रमुख ने जो बिना नाम लिए कहा था, हितोपदेश की तरह कहा था, उस कथानक और कथ्य के बीच का पर्दा इंद्रेश कुमार ने झटके से खींच डाला। फिर क्या था, विपक्षी दल टूट पड़े। चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते। क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? सिर्फ बातें करने से क्या होगा और लिखने से क्या होगा? लिखते तो हम भी है सामना में। आरएसएस अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने लग गई है। इनको गायब तो कर दिया, चर्चा से गायब कर दिया, अखबारों से गायब कर दिया। ये गुजरात लाभी खासतौर से उद्योगपतियों को पूरे देश में बिछा दिया। कारण की देशाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डाने सांगितले आम्हाला गरजच नाही यांची, मग कशाचा सल्ला देतात? दरअसल जब सियासत में ये चर्चा होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद से संघ और बीजेपी के बीच आज तक ऐसी बयानबाजी नहीं हुई थी जो इस बार हो रही है, और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीसरे चरण के चुनाव के बाद का एक बयान भी जिक्र में आ रहा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि बीजेपी की ओर से इस चर्चा को हवा नहीं दी जा रही है, लेकिन एक हफ्ते में संघ के 2 बड़े नेताओं के जिस तरह बयान आए हैं, उससे संघ और बीजेपी के बीच बढ़ती दूरी की सियासी चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। संघ की शिकायत भारतीय जनता पार्टी को नसीहत, इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा दे। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज काका जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के स्टूडियो में आ चुके हैं। मलुक नागर जी, आप लोकसभा के सांसद, जनरल सेक्रेटरी हैं, आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। शांतनु गुप्ता जी, आप ऑथर हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी के पास हम आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताते चले, एक तरफ आरएसएस की ओर से भारतीय जनता पार्टी को लगातार नसीहत दी जा रही है, और इन सब के बीच 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक होने वाली है केरला में, जहां पर इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी जाएंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरएसएस की समन्वय बैठक में बीजेपी अध्यक्ष भी जाएंगे। केरल के पलक्कड़ में बीजेपी की ये बैठक होगी। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है। मौजूदा वक्त में जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिलेगा, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में क्या जेपी नड्डा ही जाएंगे या फिर कोई और जिसको बीजेपी अपना अध्यक्ष होने की वो जाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से ये कवायद अब शुरू हो गई है, क्योंकि एक के बाद एक, चाहे वो मोहन भागवत हो या फिर इंद्रेश कुमार हो, उनकी ओर से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उसने यकीनन भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पर बल ला दिया है। और यही कारण है कि अब ये जो बैठक होने जा रही है आरएसएस की समन्वय की, उसमें बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, संगठन महासचिव भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे, जो 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आरएसएस की ये समन्वय बैठक चलने वाली है। मोहन भागवत मणिपुर के मुद्दे पर लगातार बोल रहे हैं। उनकी ओर से कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं सुलझाया जा रहा है, क्योंकि 10 सालों में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। यकीनन इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या बैकफुट पर है, क्योंकि चाहे वो मोहन भागवत हो या फिर आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार हो, दोनों की ओर से जिस तरह का बयान सामने आया है, उसने बीजेपी की मुश्किलें यहां पर बढ़ाकर रखी हुई हैं। यही कारण है
या बीच का रास्ता निकालने के लिए और आरएसएस को मनाने के लिए ये कवायद शुरू कर दी गई है। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम मेहमान दिखाई दे रहे हैं आपको स्टूडियो में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मनोज काका भी हैं। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब मतलब मंथन करने की जरूरत आ गई ना बीजेपी को, एक के बाद एक। फिलहाल ये बताएं, आरएसएस के बड़े नेताओं की ओर से, मोहन भागवत हो, चाहे संघ प्रमुख या फिर इंद्रेश कुमार हो, उन लोगों की ओर से जो नसीहत दी जा रही है, बीजेपी ने उससे क्या सीख लिया है? गौरव भाटिया जी। सर्वप्रथम तो चित्रा जी, आपने कहा देखिए चिंतन का समय आ गया है, तो जो मस्तिष्क से जी रहा होता है, जिसमें सोचने की क्षमता होती है, जो सकारात्मक संवाद कर सकता है, वो हमेशा चिंतन करता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र रहा है कि या तो हम जनता से आशीर्वाद पाके चुनाव जीतेंगे और अगर कहीं कमी रह जाएगी तो सीखेंगे। हम कभी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष सकारात्मक राजनीति नहीं करता इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, हम संविधान ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो रहा है। और आपने जब बात करी, देखिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का रिश्ता समझिए। बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक है। हमें इस बात पे गर्व है कि जहां हम जनता की सेवा करते हैं और बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्टरल पॉलिटिक्स में है, दूसरी तरफ आरएसएस हमारी वो संस्था है जो हमें दिशा भी देती है, सुझाव भी देती है और बातचीत भी करती है। और ये गर्व की बात हमारे लिए है कि विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा से हैं और मोहन भागवत जी जो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, वो भी हमारे लिए ही सुझाव भी देते हैं और हमें पिता तुल्य होने के नाते मार्गदर्शन भी करते हैं। इसमें विरोधाभास नहीं है। ठीक है। लेकिन आज मैं ये कहूंगा, जो मोहन भागवत जी की बातों को तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं, मणिपुर पे उन्होंने कहा, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो ये भी कहा है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लागू करिए, तो फिर वो भी मान लीजिए। मोहन भागवत जी ने तो ये भी कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी और सपा करती है, वो भी मान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है चित्रा जी, आप ये बताइए, सबसे बड़ी पार्टी हमारी भाजपा बन के आई और आप ये मानेंगी कि 3.5 दशक तक कांग्रेस पार्टी कभी 240 का आंकड़ा नहीं छू पाई। जो हमारा खराब प्रदर्शन है, जिसको हम कहते हैं बेहतर बनाना है, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आधा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ठीक और आज ये भी पूछिएगा, क्या आगे चुनाव जो आने वाले हैं ये घमंडिया एक साथ टिक पाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बयान आया है और उन्होंने चित्रा जी क्या कहा है, दिल्ली के चुनाव में हमें कांग्रेस का हाथ नहीं चाहिए। क्या ये बात नहीं हुई? क्या ये सत्य नहीं? यूपी पर ही रहते हैं, यूपी पर ही रहते हैं। मोहन भागवत गोरखपुर में हैं, ठीक है, और उनके एक एक बयान के बड़े बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ गौरव जी। मनोज काका जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए वो सलाह दे रहे हैं, उन्हीं से मोहब्बत उन्हीं से लड़ाई। अब आरएसएस के लोग आके आपके लिए तो कुछ करने नहीं जा रहे मनोज काका जी, और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिलने का मतलब समझ रहे हैं संघ प्रमुख का? नहीं मायने मतलब इसका निकाला जा रहा है मॉरल सपोर्ट देना, तो इससे तो आप ही लोगों की परेशानी बढ़ेगी। आप लोग बेवजह खुश हुए जा रहे हैं कि संघ प्रमुख ने ये कहा वो कहा। नहीं, जिस तरह का भी आरएसएस भागवत को पूरी स्वतंत्रता है, वो देश में जिससे चाहे उससे मिले। लेकिन आपने जो शुरुआत करी, जो उनके बयानों से आपने शुरुआत करा कि उन्होंने सवाल किस पर खड़ा किया। हमारे तरफ गांव में एक कहावत है कि आधा कहे मर्द समझे और पूरा कहे कौन समझे, तो वो आधे से और कितना उन्होंने साफ संकेत दिया। मणिपुर जो सालों से जो जल रहा, जो 3 मई 2023 से जल रहा है, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि और मणिपुर में किसकी जिम्मेदारी है? आज तक की है, हमारी आपकी है जिम्मेदारी। जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल किस पर खड़े होंगे? क्या मणिपुर की तस्वीरें आपके हमारे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में नहीं गई? जो प्रधानमंत्री इस तरह के दम भरते हैं, उनके प्रवक्ता इस तरह का दम भरते हैं कि दुनिया के विश्व गुरु हैं, स्वघोषित हालांकि हैं, दुनिया ने नहीं माना, स्वघोषित विश्व गुरु हैं, तो क्या स्वघोषित विश्व गुरु से दुनिया भर के लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि जिनके यहाँ हमारे सरहद की सुरक्षा करने वाले घरों की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाए, वो अपने आप को स्वघोषित विश्व गुरु कैसे साबित कर लें? और जो मोहन भागवत ने जो सवाल किया है, जो इंद्रेश कुमार ने सवाल किया है कि अहंकार किसका था, वो तो साफ साफ है, उसमें बहुत तरह की भाषा समझने की जरूरत है नहीं। 1925 से आरएसएस
कि झूठा प्रचार करके इन लोगों ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया, तो आप लोगों के लिए भी है। देखिए हमारे लिए क्या है झूठा प्रचार, क्या हमने झूठा कह दिया? हमने क्या इस देश के किसानों 700 किसान नहीं शहीद हुए? क्या बेरोजगारी 45 सालों के चरम पर नहीं है? एनटीए अभी नीट जैसे, उस पर आपने भी सवाल खड़े किए, नीट जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिन नौजवानों को परीक्षा पर हमारे देश का नौजवान अब किस परीक्षा पर भरोसा करेगा? जब सारे संस्थानों में आप सिर्फ अपने विचारधारा के आधार पर अपने पोषित लोगों को भर देंगे तो कहीं भी स्पष्ट और पारदर्शिता तो आएगी नहीं। तो ये सब सवाल है, और सारे सवालों पर जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात करना। अब तो आईना आरएसएस ने क्या दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनमानस ने दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश में आज 9 मंत्री हार गए। मैं पूछना चाहूंगा स्मृति ईरानी क्यों हार गई, बालियान क्यों हार गए, और आपस में कितनी लड़ाई है? इधर पश्चिम में देख लीजिए, अभी आज बांदा में पूर्व सांसद ने बयान दिया है। तो आपस में घर के झगड़े कितने तरह के आवरण से और विज्ञापन से मत ढकिए। ये बताइए कि एनटीए का पेपर क्यों लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर क्यों लीक हो रहा? क्या मोहन भागवत जी से हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से पूछें कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों का लगातार पेपर क्यों लीक हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी क्यों चरम पर है? उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों को क्यों एक साजिश के तहत उनको न विश्वविद्यालय में रखा जा रहा है, न उनका शासकीय व्यवस्थाओं से उनकी हक हिस्सेदारी को दरकिनार किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बहुजनों को आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए और धाड़ा पर पूरी हिस्सेदारी मिल रही है। और अब मैं खत्म कर रहा हूं, अयोध्या पर भी मैं समझता हूं कि पूछेंगे। एक दलित को समाजवादी पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रभाव से सांसद बनाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी पोषित गुंडे गाली दे रहे हैं। ये किस तरह का आपका संस्कार है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यही संस्कार है? मैं चाहूंगा कि आरएसएस के मोहन भागवत जी अभी सवाल करेंगे बीजेपी से। ठीक है, मुझे लग रहा है शांतनु गुप्ता जी, आप चूंकि सपोर्ट करते हैं इसी विचारधारा को, तो इस पर आपका जवाब, वो बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीद है कि मोहन भागवत इस पर भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से। देखिए, मोहन भागवत देश के अलग अलग जगह पे, जहाँ पे भी संघ का शिक्षा वर्ग लगता है, संघ बहुत सारे शिक्षा वर्ग लगाता है, ओटीसी लगाता है, प्रथम द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष लगाता है, वहां पे जाते हैं। और वो गोरखपुर पहले भी बार भी गए। मैंने अपनी किताबों में जो योगी आदित्यनाथ पे लिखी है, उनपे मोहन भागवत जी के और योगी आदित्यनाथ की कई तस्वीरें लगाई हैं जो गोरखपुर में गए। तो एक सामान्य प्रक्रिया है, और ये आपको पता है जो संघ का कैलेंडर है वो ऑलमोस्ट 1 साल पहले निर्धारित हो जाता है। तो मोहन भागवत का जाना हुआ 1 साल पहले से निर्धारित है। वो अगला कहाँ प्रवास करेंगे, उसका अगला कहाँ करेंगे, उसके अगला का वो निर्धारित होगा। वहां पे चर्चा है ना इस बार शांतनु गुप्ता जी, इस बार परिस्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश से उम्मीदों के हिसाब से आपको सीटें नहीं मिली, अयोध्या आप हार गए, परिस्थिति अलग है इस बार। बिल्कुल वो भी चर्चा होगी। मेरे ख्याल से जो सामाजिक राजनीतिक चर्चा होती है, संघ की बहुत सारी इकाइयां हैं, उसमें संस्कार भारती है, संस्कृत भारती है, उसमें विश्व हिंदू परिषद है, एबीवीपी है, भाजपा भी उसका एक तरह का समन्वय संगठन है। तो बिल्कुल चर्चा होगी, लेकिन उसको किसी अलग रूप में देखना नहीं है, क्योंकि वो इस वजह से गए चुनाव हुआ, चुनाव में हारे या कम सीटें इस वजह से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उसका प्लान एक साल पहले था, वो अगले बार किसी और ओटीसी में जाएंगे, किसी और प्रथम वर्ग में जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जो लोग मोहन भागवत को पानी पी के गाली देते थे, जो लोग इंद्रेश कुमार को पी के गाली देते थे, वो लोग आज उनकी बातों का उदाहरण दे रहे हैं। तो काका जी क्या उनकी सारी बातें मानेंगे क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई मैं मीठा तो गप कड़बड़ात हूं, तो आप सारी बातें मानिए। लेकिन अच्छा है कि भाजपा के पास संघ के रूप में किस तरह की आप बात कर रहे हैं लेखक, हम किसी व्यक्ति से भिड़ा थोड़ी करते हैं, हम विचारधारा से भिड़ा करते हैं। कम से कम इतनी भी समझ नहीं है आपको, आप लेखक अपने आप को कहते हैं। हम किसी व्यक्ति से भिड़ा थोड़ी करते हैं। आप भी सही बात करेंगे तो आपका भी हम पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, आप बोलेंगे फिर उनकी आवाज नहीं आएगी, उनको बोले देते। हाँ बोलिए। देखिए, भाजपा के पास कम से कम एक अपने गार्जियन की तरह एक संगठन है जो उनको सलाह दे सकता है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो काका जी के लिए जो सलाह है कि आपने जो तकनीक का यूज इस्तेमाल करके, मतलब एआई डीप फेक यूज करके जो SC/ST का रिजर्वेशन का फेक वीडियो चलाया, उस पर आप भी सीख लीजिए कि भाई अराजकता से, फेक वीडियो से एक बार तो आप सीख जाएंगे। गृह मंत्री, मैं इस बड़े मंच पर आपने सवाल खड़ा किया है तो कह रहा हूं, ब्रूट की रिपोर्ट है, आपके गृह मंत्री उस समय थे और उन्होंने 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा कि हमने माननीय नेताजी और अखिलेश यादव जी के बीच के विवाद को झूठी खबर फैलाया। उन्होंने स्वयं स्वीकारा, इसके लिए आप माफी मांगिए।
और ये तो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप कह रहे हैं जो झूठों के सौदागर हैं, जो पूरे झूठ पर जिनका पूरा विमर्श चलता है, आप हमको सच सिखाएंगे? आप हमको सच सिखाएंगे? जैसे ही हम लोग किसी भी तरह के झूठे नैरेटिव से, प्रोपेगेंडा से राजनीति नहीं चलाना चाहते। हम लोग आम लोगों के जो जीवन के जरूरी सवाल है उसके आधार पर चलाना चाहते हैं। आज लखनऊ के अकबर नगर में आप लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर से कोई सरकार समझ। आप तो स्टूडियो में बैठे हुए आराम से बोल लेंगे, वो हमारे साथ जूम से जुड़े हुए हैं ना, और फिर बाकी दो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। शांतनु जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं छोटी सी बात कहूंगा। मैंने कहा देखिए, एक फेक वीडियो और झूठे गारंटी पत्र जो बांटे गए, उस पे कुछ सीटें ज्यादा आने पे आप कुछ एक चुनाव में इतरा सकते हैं, लेकिन आपका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से अखिलेश यादव ने पार्टी छीनी है मुलायम सिंह यादव से, अपने चाचा जी से, उसके बाद से 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, इसके बीच में जो ग्राम पंचायत हुए वो हारे, जो शहरी निकाय वो हारे। एक चुनाव में आपका वोट अभी भी 32% ही है, आपका वोट नहीं बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर अभी भी 32% है, वो 30-32% की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को संतुष्ट करते रहिए, तो आप जैसे विचारक बहुत जल्दी किनारे लगा दिए। चलिए ठीक है, वरुण पुरोहित जी को लेकर आना चाहूंगी। मलूक नागर साहब, दो लोग और हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी, पहले आपके पास आते हुए, उसके बाद सांसद जी मैं आपके पास आ रही हूँ फौरन। मलूक नागर साहब, आपसे सीधे वरुण पुरोहित जी, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, अब कांग्रेस पार्टी क्यों इतनी खुश हो रही है? वो लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, बीजेपी की कमियां निकाल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भैया ये चीजें दूर कर लीजिए और आगे आप लोगों का रास्ता आसान हो जाएगा। अब यहां पर तो मोहन भागवत अगर गोरखपुर में पहुंचे हैं तो 2027 का चुनाव तो योगी जी मुख्यमंत्री है ना, यकीनन उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ये भी तो हो सकता है कि वो उनको सलाह देने गए हो, ये चीजें दुरुस्त कर लीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। इतना खुश होने की क्या जरूरत है विरोधी दलों को? वरुण जी। चित्रा जी, खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस संघ के पीछे, संघ की एक समाज में इज्जत हुआ करती थी, पिछले 10 साल में शाब्दिक आचरण गिरा, उसका भी उन्होंने मोहन भागवत जी ने इशारा किया है, आदरणीय संघ प्रमुख ने। और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी किस प्रकार से बद्दी बातें सबके लिए कही जाती हैं, उसका भी उन्होंने सामाजिक चीज जो है ना, जो गिरावट आ रही है, उसका रेफरेंस किया है। और जो संघ जिसके पीछे बीजेपी आज सत्ता में आई है, जो आप देखिए, जिस पार्टी का अध्यक्ष कहते हैं हमको संघ की जरूरत नहीं, तो वो भी एक अजीब सी बात है, तो पिंचिंग बात है। जिस संघ के पीछे ये लोग सत्ता में पहुंचे हैं, और आप ये बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं, अभी शांतनु जी ने कहा इतनी सीटें आ रही है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। भाई, अडवाणी जी की 2 सीटें आई, तो क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ गया? क्या उन्होंने तो 2 से आपको 200 पहुंचा के गए, आप उनको भी आदर नहीं देते हो? तो कुल मिला के खुशी होने की बात नहीं, हम तो उस पर आत्मविवेचना भी कर रहे हैं, कैसे आगे हमको यूपी में जहां जहां आ रहे हैं उन राज्यों में मजबूत होने का प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ कर दी है। आप ही देखिए, जो मैं इस पे नहीं जा रहा कि इन्होंने फेक वीडियो चलाए, आरक्षण की बात चलाई, देखिए जनता ने जो मैंडेट दिया उसी की बात इंद्रेश जी ने की, उसी की बात संघ प्रमुख ने की है। इनके जो अंदर अहम है, अहंकार है, आडंबर है, उससे अभी भी हटना नहीं चाह रहे। और जो इन्होंने क्या किया पिछले इतने वर्षों में, खाली गांधी परिवार को कोसना या कांग्रेस को कोसना, तो वो चीज को उसका भी इनडायरेक्ट इशारा इनका कि आप इसको छोड़िए, मणिपुर पर आपका ध्यान नहीं है, आप खुद की अपनी इमेज बनाने में, इवेंट मैनेजमेंट पे लगे हो। देखिए, इतने बड़े जो लोग होते हैं वो इशारे से बात करते हैं, खुल के थोड़ी बोलते हैं जैसे लोकल लेवल का कोई कार्यकर्ता बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी और संघ की जो स्ट्रगल शुरू हो गई है, इसका आपको महादंगल देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। और बीजेपी जो बीजेपी मोदी सेंट्रिक मैंने हमेशा कहा, उसको अपने में अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट तो भी वो सबसे बड़ी पार्टी है ना। अब दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस आप देखिए कितनी दूरी पर है 99 के साथ, उसको 240 सीटें मिली हुई हैं। लेकिन आप लोगों की ओर से ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है जैसे कि न जाने क्या हो गया, कौन उससे आगे चल गया और यहाँ पर हार गए हैं, नैतिक आधार पर इस्तीफा दिए। नैतिक आधार पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? फिर आप ही लोग बता दीजिए। ये बात सच है, हाँ ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 99 ही मिली हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिए कि 10 सालों का अगर नरेंद्र मोदी का शासन है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर क्षेत्रीय दल, ये काका जी बैठे हुए, इनकी पार्टी ज्यादा अच्छा करती है। उधर ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में पार्टी ज्यादा अच्छा करती है, 42 में से 31 जी जाती है। क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखी कि वो कहां पर 30 से ज्यादा या 35 सीटें या 40 सीटें एक राज्य में निकाल कर लेकर आई। ये तो एग्जाम्पल है ना, ये अलग बात है कि दोनों एक साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन जहां पर आमने सामने की लड़ाई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल कर दिया। लेकिन मलूक नागर साहब, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन आत्ममंथन तो करना पड़ेगा ना आप लोगों को। अब विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है इतनी ज्यादा नेताओं के अंदर आत्ममुग्धता थी, इनके तमाम स्थानीय सांसदों को उठाकर देख लीजिए, काम कोई करता नहीं था, मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे। तो आत्ममंथन का ये दौर है, अगर सामने से विरोधी दलों की ओर से, आरएसएस से कहीं पर भी कोई सलाह आती है तो खुले मन से क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? मलूक साहब,
देखिए चित्रा जी, ये बात तो सही है आपकी। आत्ममंथन तो और आत्ममंथन तो एनडीए में जितने भी घटक दल जुड़े हैं सब आत्ममंथन करते भी हैं और करना भी चाहिए। मुझे एक बात कहनी है, पूरा देश देख रहा है आज, जो आरएसएस के बारे में इतनी सोच और जिस तरीके से लोग अफवाह फैलाते हैं और प्रचारित करते हैं और आरएसएस की छवि को बहुत ही ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो आरएसएस के जरा से इशारे को लेकर के खुल के मैदान में आ रहे हैं और आरएसएस की बात को लेकर खड़ा हो रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसएस ठीक कह रहा है, आरएसएस ने इशारा कर दिया, आरएसएस ने घमंड की बात डिक्लेयर कर दी। वो ये नहीं देख रहे कि आरएसएस ने साथ साथ 5 दिन का प्रवास भी करा है वहां पे गोरखपुर में। वो ये नहीं देख रहे, आरएसएस कह रहे कि हम गांव स्तर पे लेके जाएंगे। वो ये नहीं सोच रहे कि आरएसएस को भी कहीं लगा है कि कहीं ढील हुई है तो उस ढील को मजबूती में बदलेंगे आने वाले चुनाव की तरफ। ये नहीं देख रहे, आकलन ऊपर ऊपर कर रहे हैं और इसी वजह से, आकलन सही ना होने की वजह से जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन जब बनने की शुरुआत करी, जिसने नींव रखी, वो टूटा और उनके जो नींवधार थे, उनके जो रोड मैप बनाने वाले थे, नीतीश जी वो भागे, बंगाल में टूटा, पंजाब में टूटा और कई जगह। और अब एक ही चीज को लेकर के जिस चीज पे चर्चा हो रही है और पूरे देश पे जो पूरा विश्व देख रहा है और वहां जो चर्चा जारी है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज को लेके खड़े हो गए, हर चीज पर चर्चा करने को, बयान करने को। हार से क्या सीख मिली है मलोक नागर जी? एनडीए को हार से क्या सीख मिली है? जल्दी से आप बताइए, उसके बाद मनोज काका जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, एनडीए को पक्की बात है, ये साफ तौर पे हो गया है कि कमजोर हुई है, सीट पहले से कम हुई है। बगैर मतलब के झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, सच को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो प्रचार करने पर लगते हैं, कभी ईवीएम को खराब बताते हैं, कभी प्रजातंत्र खतरे में, कभी लोकतंत्र खतरे में, कभी संविधान खतरे में, कभी रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, तो अब उनकी सब अब सीट कम होती है एनडीए की, वो सब ठीक हो गई। उन पे किसी में हिम्मत है कि वो आगे कांग्रेस के लोग आकर के बोले कि प्रजातंत्र भी खतरे में नहीं था, लोकतंत्र भी खतरे में नहीं था, संविधान भी खतरे में नहीं था, ईवीएम भी खराब नहीं थी, सब चीजें ठीक ठाक थी? कहेंगे क्या ये? अब ये नहीं कहेंगे। अब एक छोटी सी बात उधर से मिल गई, उसे पकड़ के लग गए पूरा तरीके से। अफवाहें फैलानी मेरे हिसाब से कम करें, देश हित और जनहित को देख के और देश को देख के, जहां देश की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है वहां ऐसी चीजों पे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी झूठ सच नहीं चलती। ठीक है, बोल लीजिए वरुण जी, उसके बाद मनोज काका मैं आ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ संविधान खतरे में तो था ही था। बेटियां बैठी थी दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर जिस देश में होने लग जाए, गृह मंत्री के बेटा के संबंध मर्डर केस में संबंध देते हैं क्या? संबंध दे रहे मर्डर केस में जा करके, इससे ज्यादा संविधान की क्या धज्जियां उड़ेंगी देश के अंदर? तो जनता ने जो मैंडेट दिया ये तो क्या है, कंट्रोल किया है। आपके रोमगम खुश थोड़ी हो रहे हैं, हम तो चाहते थे। चित्रा जी, मुझे बोलने का मौका देना। संविधान के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, बाबा अंबेडकर साहब भी आ जाते तो भी हम रिजर्वेशन को खत्म नहीं करते। कांग्रेस ने किया है, मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। नहीं, जनता मूर्ख है इसका मतलब आपके हिसाब से? जनता मूर्ख है, धोखे में आ गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता ऐसा नहीं, क्यों नहीं दिया वोट आपको? जनता ने नहीं कह रहे, नहीं, जनता ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? जनता को आपकी सीटें कैसे कम कर दी? आप करते हैं, जनता ने कैसे सीटें कम कर दी आपके? अरे एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। हाँ नागर साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी करें, जल्दी से। 400 पार जाने का जनता ने कंट्रोल कर दिया ना इनको। नहीं, देखिए, जहां तक चित्रा जी 400 पार की बात है, 400 कहे ये हम स्वीकार करते हैं। इन्होंने 295 कहे, इनके 230-32 आए, हमारे 400 में से 293 294 आए। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रो डेटा बेसिस कैलकुलेट करें तो दोनों की सही तो चीज है, सही तो स्थिति है, दोनों बराबर पे ही तो खड़े हैं। ओके, अब मनोज काका जी सीधे अब आपके पास आते हैं। ठीक है सर, ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन लोकसभा के चुनावी मैदान में किया है। 62 पर लड़कर आप लोगों ने जिस तरह की सीटें, मैं आ रही हूं नागर साहब, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन दूसरी तरफ जिस नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आप लोग एकजुट हुए, इतने जोर शोर से इंडिया गठबंधन बना, उसको रोक तो नहीं पाए ना आप लोग। यहां पर अगर मोहन भागवत के ही बयान का मैं जिक्र कर लूं तो उनकी ओर से साफ साफ कहा गया कि, या इंद्रेश कुमार के बयान का ज्यादा यहां पर जिक्र हो रहा है, उनकी ओर से कहा गया भैया देखिए जो लोग राम का विरोध कर रहे थे उनको भी पूरा मैंडेट नहीं दिया और उनको रोक दिया गया।
तो यहाँ पर मैंडेट तो आप लोग बेवजह इतने खुश हुए थे, जिसको हटाने के लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने तो देखिए यहाँ पर पीएम पद की शपथ ले ली। अब इटली में जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बड़े नेताओं का, उनके साथ जाकर वो मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, अपने बौद्धिक साझेदारी से उनको ढकिए मत। आंकड़े का आपने कहा, और आपने एक बात बहुत स्पष्ट कहा कि क्षेत्रीय छत्रपों का प्रभाव बढ़ा। वो सही बात है। भारतीय जनता पार्टी को यह मानना पड़ेगा, जो भी राष्ट्रीय दल है उनको मानना पड़ेगा कि इस देश में क्षेत्रीय छत्रपों का जो आधार है वो बढ़ा। रही बात समाजवादी पार्टी के, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो अवधारणा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं है। जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से भागीदारी दिलाने की जो बात है, उन्होंने इस देश के सदन में कहा कि जब 10% आपने आरक्षण उस वर्ग को दे दिया जनसंख्या के हिसाब से, तो आप फिर अब तो वो उसके 50% का गैप हटाइए। अब दलितों, पिछड़ों को भी उनके संख्या के हिसाब से आरक्षण दीजिए, उनके आरक्षण का गैप 50% से ज्यादा करिए। और जो बात कही गई है संविधान लूटने की, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो व्यवहार में दिखता है बीजेपी के। चंडीगढ़ में संविधान किसने लूटा? चंडीगढ़ में लोकतंत्र किसने लूटा? तो जब आपका व्यवहार ऐसा होगा, अनिल मसीह ने किस तरह से, अगर देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय नहीं लिया होता तो क्या संविधान नहीं लूटा गया? आरक्षण का जो सवाल है वो इसलिए सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 18 के 18 पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों, पिछड़ों का हक आज तक नहीं दिया गया। 68,500 के बच्चे 1 साल आंदोलन किए, धूप में, पानी में, बरसात में, लाठियां खाई, उनको कहीं उनको भागीदारी सुनिश्चित नहीं हुई। तो आपका सिर्फ वोट लेने के लिए आप जाति बताएंगे, और वोट लेने के बाद आप धर्म पे आ जाएंगे। और आपके धर्म का भी अगर कोई व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, एक दलित, आप बताइए ना कि सबसे ज्यादा भागीदारी किसने दी? अखिलेश यादव जी तो सामान्य सीटों पर 2-2 दलितों को चुनाव लड़ाए और उसमें एक जीते। उस पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडों को इतनी तकलीफ है कि अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा लगातार। इस पर भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी लोगों के सवालों के साथ, उनके जो मुद्दे हैं उनके साथ लगातार, चाहे किसान का हो, चाहे नौजवान। अभी एनटीए से नीट का पेपर लीक हुआ, कोई क्यों नहीं कह रहा कि जो एनटीए का जो प्रमुख है, जो चेयरमैन है, वो भारतीय जनता पार्टी का वो है, भारतीय जनता पार्टी का मेंबर रहे, किसी एक जमाने में एबीवीपी की वो राजनीति किए हैं, सीपी जोशी। उन पर सवाल खड़े होने चाहिए। छात्रों का सवाल है, 24 लाख परिवार से निकले नौजवानों के साथ अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश में उसी तरह पुलिस भर्ती में हुआ, 60 लाख नौजवानों के साथ हुआ, 40 लाख नौजवानों आरओ भर्ती में हुआ। तो इस तरह से लगातार जब आप अन्याय करेंगे तो उस पर सवाल खड़े होंगे। और समाजवादी पार्टी आज भी सवालों के साथ खड़ी है, और आपको सदन से लेकर सड़क तक हम लोग घेरेंगे। और सरकार बनने की आप बात करें, मैं खत्म कर रहा। इसी देश में 96 में और 99 में अटल जी की सरकार गिरी और 1 वोट से गिर गई। तो अब यहाँ तो आंकड़े देखिए कितने कम है। आप 40 का अगर आंकड़े रखिए तो 32 कम है, कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन बीते 35 सालों में ये पहली बार है ना जब गठबंधन की कोई सरकार अगर बन रही हो तो किसी एक पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, 240। इतना तो कभी नहीं रहा ना नरसिम्हा राव के समय में 225 आपने जब क्या 96 में और 1999 में अटल जी की सरकार नहीं गिरी? तो अटल जी की सरकार के पास 240 सीटें कहां थी? सरकार गिर सकती है। जिन लोगों जिनको आप पूर्व में गालियां देने का आपकी इतिहास रहा हो, जिनका आपने डीएनए चेक करा हो, चंद्रबाबू नायडू की आपने पार्टी तोड़ने तक का प्रयास किया, तो क्या वो लोग मौजूदा वक्त उनके पटल पर, उनके मानस पटल पर वो अंकित नहीं होगा? नीतीश कुमार जी नहीं जान रहे होंगे कि उनका डीएनए फिर कभी चेक वो कह रहे हैं कि सबसे उपयुक्त नेता हमारे पास है मौजूदा वक्त में। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने फोटो को चमकाते थे और उसी के अकेला मोदी कहते थे, वो प्रधानमंत्री के अब डबल इंजन में अब कोई सरकार नहीं है। डबल इंजन में एक इंजन नीतीश कुमार है और एक चंद्रबाबू नायडू है, और दोनों लोगों की जो विचारधारा है वो समाजवादी है। और वो जब भी चाहेंगे, मैं तो मानता हूं कि पूरा देश मान रहा है कि सरकार नहीं चलने वाली है। और सरकार अगर चल रही है तो सरकार ये बताए कि अच्छे दिन अब तीसरी बार भी मिलेगा कि नहीं, अब एनटीए के लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं, दलितों पिछड़ों का आरक्षण लागू होगा कि नहीं, मंडल कमीशन की सारी संस्तुतियां लागू होंगी। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। में दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी सुनिश्चित, माताओं बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी कि नहीं, सरहदें सुरक्षित होंगी, ये सब सवाल है और सारे सवालों का जवाब चाहिए। बोलिए शांतनु जी। देखिए, मनोज काका जी ने एक बहुत बड़ी बात करी, शायद वो उनकी इतनी सारी बातों में खो गई। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत के लिए लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए चेतावनी है
अब कि आप लड़ाते अब अखिलेश रहिए। यादव वो अपना चाहे किस अखिलेश आपके यादव लिए भी अपना राष्ट्रीय जो नेता उनकी घोषित आवाज करना नहीं चाहते आएगी आप बोलेंगे तो। हाँ ठीक है। अब अखिलेश यादव अपने को राष्ट्रीय नेता घोषित करना चाह रहे हैं कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए चेतावनी, और इसीलिए वो अपनी विधानसभा की सीट छोड़ के अपनी लोकसभा की, जबकि विधानसभा में वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे सकते थे रोज। नहीं शांतनु, आप नहीं न तय करेंगे, आप नहीं न तय करेंगे कि हम क्या सोचते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों का मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो सारे देश के लोगों के लिए रहे। आपकी तरह हम तय थोड़ी करेंगे। आपके हिसाब से हम लोग तय नहीं, हम तो चाहेंगे कि हमारा नेता राष्ट्रीय नेता वो है। मैं तो विश्लेषण कर रहा हूँ, आपको देश अच्छा की लगे तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी आप तो मोहन भागवत की बात भी सुनने लगे। ठीक है देखिए आप लोग तो मोहन भागवत जी की बात भी सुन रहे हैं आजकल, तो मैं तो विश्लेषण कर रहा हूँ कि अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव गांधी के भी विचारों पर चलते हैं, लोहिया पर भी चलते हैं। आप उनको बोलने देंगे कि नहीं बोलिए, लग रहा है कि एकदम। अब देखिए मैं तो स्टूडियो में बैठकर आपको ऑडियो भी डाउन नहीं करवा सकती, मेरे माइक से आवाज आने लगेगी। प्लीज मनोज काका जी, प्लीज मनोज काका जी। समाजवादियों ने हमेशा उसका विरोध किया और करते रहेंगे। अच्छा आप ये बता दीजिए, ठीक है आप किसी की बात नहीं सुनिए। मनोज काका जी एक बात बताइए, वो 5 सालों की उनकी सरकार थी, 325 सीटें थी उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की पहली बार सरकार बनी। जब वो दोबारा जीत कर आए तो 270 से ज्यादा सीटें जीत कर आए, आप लोग 111 पर आ गए। आज तक के इतिहास में आप बताइए पिछले 30-40 सालों में कौन सी पार्टी है 270 से ज्यादा जीत कर लाई जा रहा? उदाहरण दीजिए आप। 5-5 सालों की उनकी सरकार रहती है, 5-5 सालों की उनकी सरकार रहती है, आप इसी से अगर उनको खुश, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी 2027 में 300 से ज्यादा सीटें जीत के लाएगी। और आप तो वैसे ही वो 400 की बातें कर रहे थे, पार्टी जीत वैसे के ही वो लाएगी 300 से 400 ज्यादा कर रहे थे। सीटें। ठीक है, आज ही अगर आप लोकसभा की सीटों के हिसाब से आकलन करिए तो भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में नहीं रहना चाहिए, अगर नैतिकता इतना है, नैतिक बल उनमें इतना ही है तो। ठीक है, अब उनकी बात ले लीजिए। 45% कितना होगा आप देख लीजिए, 225 होगा। हाँ ठीक है।